हाय विद्यार्थी मित्रों। कक्षा प्लस में आपका स्वागत है। मैं श्री कुमार धादीज आपका कक्षा प्लस में स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने भाषण और कौशल पढ़े थे, अब हम पठन और लेखन कौशल पढ़ेंगे जो लिपि विज्ञान से संबंधित है। ये पठन और लेखन कौशल एक ऐसे कौशल है जो लिपि विज्ञान के अनुसार चलते हैं। लिपि विज्ञान जैसे स्क्रिप्ट कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसका लिपि को स्क्रिप्ट का नाम है। और जो है ये स्क्रिप्ट की परिभाषा भी होती है कि हम जो है लिखने की विधि को स्क्रिप्ट कहते हैं या लिपि कहते हैं। जो भी हम किताबें लिखी गई है वो इसके स्क्रिप्ट में लिखी गई है। जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो स्क्रिप्ट कहलाता है। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी लिख रहे हैं, वो एक लिपि है। हम चाहे कुछ भी पढ़ें, हम चाहे कुछ भी लिखें, जो भी चीज लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो लिपि है एक तरह से। उसको लिपि विज्ञान कहते हैं। और एक मूर्त कौशल भी मान सकते हैं इसको। मूर्त यानी जिसको प्रकट किया जा सके। मूर्त उसको कहते हैं जो प्रकट करना, मूर्त कहलाता है। मूर्त कौशल प्रकटीकरण कौशल भी कहलाता है। और जो मैंने आपको कल बताए थे भाषण कौशल, जो मैंने आपको कल बताया था, उसके अंदर क्या अमूर्त कौशल है। वो कल वाले कौशलों में जो दोनों को जो कौशल थे वो ध्वनि विज्ञान संबंधित है। ध्वनि विज्ञान अमूर्त कौशल है। यानी वो जो अमूर्त कौशल है वो क्या है कि जो प्रकट नहीं किया जा सकता। सुनना और बोलना, जो हमने कल कौशल पढ़े थे दोनों, सुनना और बोलना, वो क्या अमूर्त कौशल है जिसको प्रकट नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते। वो अमूर्त कौशल के अंतर्गत आता है। ये कौशल सूक्ष्म होते हैं। ये कौशल होते हैं सूक्ष्म कौशल कहलाते हैं। जो बड़ा सूक्ष्म है, जिसको हम देख नहीं सकते, इतना सूक्ष्म कौशल होता है। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले जो कौशल है, पठन और लेखन कौशल, ये लिपि विज्ञान संबंधित है। जो मूर्त कौशल है जिसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मूर्त कौशल कहलाते हैं। पठन कौशल भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पठन कौशल में हमें जो है एक तो होता है सस्वर वाचन और एक मौन वाचन। दो पठन कौशल के दो पार्ट हो गए, जिसको सस्वर वाचन भी बोल सकते हैं और मौन वाचन भी बोल सकते हैं। अब इसके अलावा लेखन कौशल, लेखन कौशल सिर्फ एक ही है, लिखित कौशल। लिखित कौशल एक ही होता है, मौखिक मौखिक होता है और लिखित होता है। तो लिखित एक ही होता है, लिखित का कोई भेद नहीं है। सिर्फ ओनली फॉर पठन के भेद है, जिसको सस्वर वाचन और मौन वाचन, जिसको उच्चारण करके हम बोल सकते हैं, जिसको मौन रह के हम पढ़ सकते हैं। किताब को उच्चारण करके हम बता सकते हैं और उसको मौन रह के पढ़ सकते हैं। ये हो गया अपना पठन कौशल। लेखन कौशल एक लेखन है, लिखित लिखित का जो कौशल होता है वो लेखन कौशल कर रहा है। जिसको हम लिख करके प्रकट कर रहे हैं वो लेखन कौशल, जिसको हम पढ़ करके प्रकट कर रहे हैं उसको पठन कौशल। बस इतना ही है। ये दोनों जो कौशल आप पठन और लेखन कौशल, लिपि विज्ञान है, स्क्रिप्ट साइंस है। वैसे ही जो कल मैंने आपको सुनना और बोलना जो कौशल बताया था वो ध्वनि विज्ञान संबंधित है। वो ध्वनि यानी साउंड साइंस है, जिसके अंदर बोलते हैं कि वो अमूर्त है, जिसको हम देख नहीं सकते। हम जो सुन रहे हैं वो दिखाई नहीं देता, हम जो बोल रहे हैं वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जिसको बोलते हैं, ये सूक्ष्म कौशल कहलाते हैं। ध्वनि विज्ञान संबंधित है, सुनना और बोलना। आज हम पठन और लेखन कौशल लिपि विज्ञान संबंधित है, जिसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ रहे हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं तो ये किताब में लिखित चीजें हैं, हम उन किताब को लिखित चीजों के द्वारा पढ़ रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं, लेखन कौशल है, हम पेन से लिख रहे हैं, तो जो लिख रहे हैं वो लिखित कौशल है, जिसको हम जो है वो लेखन कौशल कहलाता है, जिसको हम लिपि कहते हैं, जिसको लिख रहे हैं वो। अब ये दोनों जो कौशल है वो मूर्त विज्ञान है। मूर्त यानी जो प्रकट कर सकते हैं, लिख करके प्रकट करना, ये पढ़ करके प्रकट करना, बात बराबर है। दोनों लिपि विज्ञान है, दोनों मूर्त कौशल है। ये ध्यान रखना है आपको कि ये दोनों लिपि विज्ञान है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है ये क्या है कि दोनों कौशल जो हमारा मूर्त कौशल है, जिसको प्रकट कर सकते हैं। उसके अलावा पठन कौशल जो होता है वो ग्रहण कौशल होता है। ग्रहण कौशल कहलाता है पठन कौशल। और लेखन कौशल होता है वो अभिव्यक्त कहलाता है, अभिव्यक्तिकरण या प्रकटीकरण। और ये एक में ग्रहण हो रहा है, एक में अभिव्यक्त हो रहा है, ये प्रकट हो रहा है। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूं पूरा इसके अंदर। कौशल, कौशल के मैंने कल आपको एक पाठ किए थे, वापस में आपको मैं बता देता हूं। जो कौशल की जो पाठ है, भाषा कौशल, कल हमने पढ़ा था सुनना और बोलना। कल मैंने आपको बताया था सुनना और बोलना।
अब ये दोनों जो ये है, ये पहला तो पॉइंट ये है कि ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है। दूसरा है ये अमूर्त कौशल है, अमूर्त कौशल। तीसरा ये है कि सुनना, सुनना हम बोलेंगे सुनना, यानी ये है ग्रहण करना, ग्रहण कौशल जो बोल सकते हैं इसको। और बोलना जो है यह है प्रकट कौशल, प्रकट कौशल। इस तरीके का चार्ट हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं दो कौशल, पठन और लेखन कौशल। ये हो गया अपना पठन कौशल और लेखन कौशल, लेखन कौशल। पहला यह है कि ये लिपि विज्ञान है, पहला पॉइंट हमारे पास आता है, ये क्या है, लिपि विज्ञान। दूसरा है ये मूर्त है, यानी प्रकटीकरण कौशल है, मूर्त कौशल है जिसको प्रकट करते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे यह है कि पठन हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण कौशल, ग्रहण कौशल। अब लेखन कौशल है ये अभिव्यक्त कौशल है, ये प्रकट कौशल है, जिसको बोलते हैं प्रकट कौशल भी बोल सकते हैं हम इसको, प्रकट कौशल। प्रकट कौशल या अभिव्यक्ति कौशल एक ही चीज है। तो ये एक चार्ट है जिसके द्वारा हम इन कौशलों को समझ सकते हैं। ये एक चार्ट है, इसके द्वारा हम पूरे कौशल को समझ सकते हैं कि सुनना और बोलना ध्वनि विज्ञान है, अमूर्त कौशल है, ग्रहण कौशल और प्रकट कौशल है। अब ये जो पठन और लेखन कौशल है, पठन और लेखन कौशल, पठन कौशल ग्रहण कौशल होता है, लेखन कौशल अभिव्यक्त कौशल होता है। पठन और लेखन कौशल लिपि विज्ञान और एक मूर्त विज्ञान है या अमूर्त कौशल है। तो इस चार्ट के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। ये भाषा कौशल का प्रारूप है, जिसको बोल सकते हैं भाषा कौशल का प्रारूप बोल सकते हैं। ये चीज भाषा कौशल का प्रारूप है, यह हमारी भाषा कौशल का प्रारूप है। जो सुनना और बोलना ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, अमूर्त कौशल है। सुनना जो होता है ग्रहण कौशल होता है, बोलना अभिव्यक्ति कौशल होता है। पठन और लेखन कौशल, पठन कौशल जो लिपि विज्ञान से संबंधित है और एक मूर्त कौशल है, दोनों कौशल मूर्त कौशल है। पठन कौशल को बोलते हैं ग्रहण करना होता है, लेखन कौशल को अभिव्यक्त करना होता है, प्रकट करना कौशल कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं, इसे संदर्भ में दोनों पढ़ते हैं, पठन कौशल और लेखन कौशल के अंतर्गत। पठन कौशल, पठन कौशल पहला तो ये लिपि विज्ञान है, पहला पॉइंट अपन ने लिख दिया है। फिर उसके बाद में दूसरा मूर्त कौशल है और तीसरा ये ग्रहण कौशल है, क्योंकि पठन हम जो कर रहे हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं। हम कोई किताब रखी हुई है, वो किताब को हम पढ़ रहे हैं, तो ये ग्रहण कौशल है, यानी उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसको अपने अंदर उतार रहे हैं, तो वो हो गया ग्रहण कौशल, पठन कौशल। जो किताब रखी गई उसको हम पढ़ रहे हैं, तो मतलब उसको ग्रहण कर रहे हैं, हम अंदर ही अंदर उसको उतार रहे हैं, लिपि विज्ञान भी है। अब आते हैं संस्कृत की वच धातु से वाचन शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना, घोषणा, पाठ करना आदि होता है। यह भाषा शिक्षण का तृतीय कौशल है। ध्यान रखना, यह भाषा शिक्षण का तृतीय कौशल है। पूछ सकते हैं, परीक्षा में पूछते भी है कि भाषा कौशल का पठन कौशल कौन सी श्रेणी में आता है, तो तृतीय श्रेणी में आता, तृतीय कौशल है। अब आते हैं इसके अंदर परिभाषा। परिभाषा क्या दी गई है, परिभाषा रघुनाथ सफाई क्या कहते हैं, पठन कौशल के अंतर्गत क्या मानते हैं, रघुनाथ सफाई कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि पूर्वश्रुत ध्वनियों के प्रत्येक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को वाचन कहते हैं। वाचन वो ये बता रहे हैं, जो लिपिबद्ध करना, किसी लिखने की विधि को लिपिबद्ध करना वाचन कहलाता है, यानी पठन कौशल कहलाता है। यानी हम कुछ भी, इनका रघुनाथ सफाई का कहना यह है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं वो एक पठन कौशल कहलाता है, वाचन कौशल कहलाता है। हम कुछ भी किताब रखी गई वो लिपिबद्ध है, कोई भी किताब है, बुक है, ग्रंथ है, वो सब लिपिबद्ध है, वो लिपियों में के द्वारा लिखी गई है वो सारी चीजें, तो लिपिबद्ध है, इसलिए वो क्या है, लिपिबद्ध होना ही उसका पठन कौशल कहलाता है। हम कुछ भी लिपिबद्ध तरीके से कुछ भी किताब पढ़ेंगे तो पठन कौशल है। किताब पढ़ रहे हैं वो लिपिबद्ध है, ध्वनियों से लिपिबद्ध है, तो वो पठन कौशल कहलाता है, क्योंकि उसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये इनका कहने का अर्थ यह है कि हम क्या कर रहे हैं, वो लिपिबद्ध तो है ही है, लेकिन उसका क्या कर रहे हैं, अर्थ ग्रहण भी कर रहे हैं। इनका कहना यह है रघुनाथ सफाई का, हम जो लिपिबद्ध कर रहे हैं, हम लिपियों में किताब पढ़ रहे हैं, तो उसका अर्थ ग्रहण करना, हमें अंदर उतारना उस चीज को, उस पढ़ी हुई चीज को अपने अंदर उतारना, तो
वो कहलाता है पठन कौशल। हम किसी चीज को अंदर उतार रहे हैं तो वो पठन कौशल कहलाता है। रघुनाथ सफाई का कहना है ये। रघुनाथ सफाई फिर यही कह रहे हैं, जो हम किताब को पढ़ रहे हैं उसको अंदर उतार रहे हैं, उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा पठन कौशल हो गया, वाचन कौशल हो गया। रघुनाथ सफाई के बाद बी एन शर्मा क्या कह रहे हैं, बी एन शर्मा कह रहे हैं कि कवि या लेखक के लिखित विचारों तादाद में संबंध स्थापित करने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसको पठन कौशल कहते हैं। तादाद में संबंध स्थापित होते हैं वो पठन कौशल के अंतर्गत कहलाता है। जो लिखित चीजें हैं, शर्मा जी भी यही कह रहे हैं, जो लिखित चीजें हैं, लिखित चीजों को के द्वारा हम विचारों का अर्थ ग्रहण करते हैं, उनके विचारों को ग्रहण करते हैं, वो पठन कहलाता है। किताबें जो लेखक है, उन लेखकों के द्वारा लिखित जो चीजें हैं उनके विचारों को हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वो होता है पठन कौशल, जैसा कि शर्मा जी भी यही बता रहे हैं, बी एन शर्मा। अब आगे बोलते हैं पठन कौशल के भेद। पठन कौशल के कितने भेद होते हैं, देखिए पठन कौशल के भेद के सस्वर पठन, मौन पठन। सस्वर यानी छोटी कक्षाओं के लिए पहली से दूसरी, मौन पठन यानी बड़ी कक्षाओं के लिए 3 से 6 तक। अब आते हैं सस्वर पठन के अंतर्गत। सस्वर वाचन या पठन एक ही चीज है, सस्वर वाचन लिखा गया है, वाचन को ही पठन कहते हैं। तो सस्वर वाचन, सस्वर वाचन में अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आदर्श वाचन के अलावा छात्रों के अनुकरण वाचन और सस्वर वाचन में भी शामिल किया जाता है। अब जो छात्र क्या कर रहे हैं, सस्वर वाचन में अनुकरण कर रहे हैं। कोई छात्र कक्षा में अंदर हम सस्वर वाचन करा रहे हैं छात्रों को, तो छात्र जो है एक दूसरे का अनुकरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्वर वाचन कर रहे हैं, मतलब आवाज बाहर निकाल करके बोल रहे हैं। सस्वर वाचन का मतलब अपने आवाज को बाहर निकालना, मौन वाचन यानी अपने अंदर ही पढ़ना, और सस्वर वाचन में उसका अपनी आवाज को बाहर निकालना। तो छात्र क्या कर रहे हैं कक्षा के अंदर, वो अपनी आवाज को बाहर निकाल करके पढ़ रहे हैं, और उनका जो बाहर निकाल के जो शब्द उन्होंने बोले हैं, ध्वनियां जो बोली है, उनका जो है छात्र अनुकरण कर रहे हैं। छात्र उनका अनुकरण कर रहे हैं और वो छात्र बोल रहा है, यानी वो सस्वर वाचन कहलाता है। तो ये जो है छात्र की बाहर आवाज आ रही है, तो आवाज जो ध्वनियां निकल रही है, उन ध्वनियों को छात्र क्या है उनके शब्दों को पकड़ लेते हैं और उनका अनुकरण करते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, तो वो अनुकरण हो गया। अनुकरण के साथ साथ सस्वर वाचन भी हो गया, तो सस्वर वाचन और अनुकरण भी इसके अंदर शामिल हो जाता है सस्वर वाचन में। अब आते क्रियाएं। क्रियाएं क्या है, लिपिबद्ध अक्षरों को देखना। पहला तो ये है कि हम लिपिबद्ध अक्षरों को देख रहे हैं, यानी इसका मतलब यह है पुस्तकों को देखना। सीधा का सिंपल सा अर्थ यह है, पुस्तकों को देखना, पुस्तकों को देखना, ये सिंपल सा फंडा है, पुस्तकों को देखना। अब आते हैं अक्षरों को पहचानना, शब्दों को समझना, अर्थ ग्रहण करना, यानी सारी चीजों में यही है। पुस्तक हमारे सामने आधार रखी गई है, बिना पुस्तक के छात्र पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। कोई ना कोई शब्दों के, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, तो उनके पास आधार है पुस्तक। तो पुस्तक के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। एक तो सस्वर पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या छात्र अनुकरण कर रहे हैं उन चीजों का, छात्र उनको समझ रहे हैं, पहले वो समझ भी रहे हैं, शब्दों को समझ रहे हैं, अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, अक्षरों को पहचान रहे हैं, जो अक्षर उन्होंने ध्वनियां जो बोल रही है वो पहचान रहे हैं, और साथ साथ लिपिबद्ध अक्षरों को देख रहे हैं। तो वो छात्र के पास किताब है, तो किताब के द्वारा इन सभी चीजों को कर रहे हैं, अक्षरों को देख रहे हैं, शब्दों को समझ रहे हैं, अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो सारी चीजें वो कर रहे हैं पठन वाचन में, सस्वर वाचन में। और मौन वाचन में क्या होता है, देखिए मौन वाचन में क्या है कि वो पढ़ रहे हैं लेकिन अपने मन में पढ़ रहे हैं। मौन वाचन यानी मन शब्द से बना है, मौन वाचन मन शब्द से बना है, मौन वाचन मन शब्द से बना है। तो सस्वर वाचन के पश्चात वाचन की अगली व्यवस्था मौन वाचन है। अब ये यहां पर छात्र निष्क्रिय रहते हैं, क्योंकि मौन रह रहे हैं तो छात्र निष्क्रिय रहेंगे। इस वाचन में जो है मौन वाचन में छात्र निष्क्रिय रहते हैं, क्योंकि हमारी आवाज बाहर नहीं आ रही है, कोई ध्वनियां नहीं आ रही है, तो वो मौन ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें छात्र सभी चुपचाप रह करके पढ़ेंगे, तो छात्र निष्क्रिय हो जाएंगे। उनका पढ़ना नहीं पढ़ना कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब वो निष्क्रिय है, उनके हाथ पर निष्क्रिय है, तो निष्क्रिय होते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं इसी के अंदर पठन कौशल की विधियां। अब हम पठन कौशल की विधियां पढ़ते हैं, कौन कौन सी विधि इसमें काम में आती है, पठन कौशल के अंदर कौन कौन सी चीजें काम में आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि देखिए पठन कौशल में जो क्रियाएं क्या हो रही है,
एक तो वो किताबों को देख रहे हैं, दूसरा अक्षरों को समझ रहे हैं, तीसरा शब्दों को समझ रहे हैं, फिर उसके बाद अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मोस्ट है, तो इन चीजों को समझ रहे हैं। दो इसमें ये पठन कौशल के सस्वर वाचन में है। मौन वाचन में जो है, मौन वाचन में सिर्फ ये है कि छात्र चुपचाप रह रहे हैं। अब चुपचाप रह रहे हैं तो इसके लिए निष्क्रिय है, तो निष्क्रिय पूछा जाता है कौन से वाचन के अंदर छात्र निष्क्रिय रहते हैं। रीट एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन से वाचन में छात्र निष्क्रिय रहते हैं, तो हमें बताना है ये निष्क्रिय में रहने वाला मौन वाचन है। आगे हम बढ़ते हैं। पठन कौशल की विधि है, एक तो अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, देखो और कहो विधि और अनुध्वनि विधि। अक्षर बोध विधि, पहला पॉइंट आता है अक्षर बोध विधि क्या है। यह भाषा शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। भारतीय भाषाओं के लिए इस विधि का आज भी प्रयोग हो रहा है। अक्षर बोध विधि आज भी प्रयोग की जा रही है, क्योंकि सभी पुस्तकें, सभी किताबें अक्षर में लिखी गई, चाहे वो कोई से भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथ जो है अक्षरों में लिखे जाते हैं। तो ये अक्षर बोध विधि है। अब आते हैं, इस विधि में बालक क्रमानुसार वर्णमाला के भिन्न भिन्न अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जब बालक अक्षरों का ज्ञान भली भांति कर लेते हैं तो उन्हें शब्द पठन सिखाया जाता है। उसके बाद उनको शब्द सिखाया जाएगा। पहले उनको अक्षरों का ज्ञान कराया जाएगा अक्षर बोध विधि में। अक्षर बोध विधि में साफ लिखा हुआ है कि अक्षर बोध विधि, पहले अक्षरों का ज्ञान कराना, बाद में उनको शब्दों का ज्ञान कराना। अक्षर कैसे है, जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, यथा जैसे कोई उदाहरण लिया है, एक टमाटर का उदाहरण लिया है। टमाटर में हमने इनके टुकड़े किए हैं, पहला ये किया है, दूसरा ये किया है, तीसरा ये किया है और चौथा ये किया है। अब ये सब करने के बाद में टमाटर शब्द बनता है। तो इसमें सबसे पहले वर्णों का ज्ञान कराया हमने, वर्णों के बाद फिर शब्दों का ज्ञान कराया। फिर टमाटर के ऐसा ऐसा शब्द बना दिया। वैसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो हम बना सकते हैं। तो टमाटर जो शब्द बना है वो अक्षरों के साम्य से बना है, मतलब अक्षरों के मिलने से बना है। तो इसलिए पहले अक्षर का ज्ञान कराना है, फिर उसके बाद में शब्द का ज्ञान छात्रों को कराना है। यह अक्षर बोध विधि कहती है। अब आते हैं ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि में क्या है कि यह विधि प्रारंभिक अवस्था के लिए उपयोगी है। इसमें बालक को नाम, राम, नाम, काम, धाम आदि वाले समान ध्वनि वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है। अब ध्यान रखना, कोई समान शब्द आ रहे हैं, ध्वनियां बिल्कुल समान मिल रही है, तो उसको मतलब ध्वनि साम्य विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। ध्वनि साम्य विधि ये कहती है कि उच्चारण में सर्वश्रेष्ठता रखनी चाहिए, उच्चारण से वो चीज समझ में आएगी। शुद्ध उच्चारण है तो वो ध्वनि साम्य विधि के द्वारा सही समझ में आएगा। तो ध्वनि साम्य विधि ये कह रही है कि उच्चारण में सर्वोपरि है। उच्चारण सबसे पहले ध्यान रखना, उच्चारण के ऊपर। उच्चारण हमारा राम, नाम, काम, धाम आदि है, तो ये समान वर्ण, समान ध्वनि वाले जो शब्द है, इनको सही उच्चारण करके उसको शुद्ध हम पढ़ सके, शुद्ध लिख सके, ऐसा हमारे को करना है। और इस तरीके से छात्रों को सिखाना है। पहले छात्रों को शुद्ध उच्चारण पर जोर देना है। शुद्ध उच्चारण के बाद ध्वनि साम्य, मतलब ध्वनि की जो शुद्ध उच्चारण करे, ध्वनि का जैसे उनका शुद्ध उच्चारण हो जाता है, तो उसको वर्णों को समानता के द्वारा इन चीज को समझाया जाता है। ये शब्द समझाया जाता है कि ये शब्द ये है। ध्वनि में यदि वो उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं, अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, तो उच्चारण के द्वारा उनको शुद्ध उच्चारण कराया जाता है। शुद्ध उच्चारण से वो जो है इनमें अंतर समझ लेते हैं, जो साम्य जो शब्द है उनमें अंतर समझ लेते हैं। समानता वाले शब्दों में अंतर समझना, ये ध्वनि साम्य विधि कहती है कि समानता वाले कोई वर्ण है, समानता वाले कोई शब्द है, समानता वाले कोई शब्द होंगे, तो उसमें जो है उनमें अंतर समझना, शुद्ध उच्चारण करके उनका अंतर समझना, ये ध्वनि साम्य विधि कहलाती है, ध्वनि साम्य विधि कहती भी है। अब आते हैं देखो और कहो विधि। अब देखो और कहो विधि क्या कह रही है कि इस विधि में एक पूरा शब्द शामपट्टे पर लिख दिया जाता है और अक्षरों के पहचान के स्थान पर शब्द के स्वरूप की पहचान कराई जाती है। अब देखो और कहो विधि में यही है कि देखो और कहो, देख करके किसी प्रत्यक्ष चीज को देख लो आप, और देख करके फिर उसके बाद में कहो। मतलब कि हमने कोई चित्र बनाया है, कोई सब्जी में से टमाटर का चित्र बनाया। अब टमाटर का चित्र बनाया, छात्रों को कहा ये क्या चीज है, तो छात्र ने बता दिया टमाटर है, क्योंकि उन्होंने पहले पहले देखा फिर उसके बाद में उन्होंने कहा। हमने कक्षा के अंदर हमने कोई दूसरी चीज ली, सब्जी के अंदर कोई सेव लिया, तो सेव का चित्र हमने बनाया है। सेव का बनाने के बाद छात्रों को कहा कि ये क्या है, तो वो उसको चित्र में देख करके छात्र कहते हैं कि सेव है, तो सेव है यानी उसको देख करके उन्होंने सेव का उच्चारण किया। देखने के बाद उन्होंने कहना, मतलब देखा उन्होंने कोई चित्र को देखा, चित्र को देख करके बाद उन्होंने कह दिया कि ये चीज ये है। तो कक्षा के अंदर कोई भी चीज करी जाती है, उदाहरण के तौर पे मैंने ये बताया कि टमाटर को यदि हमने बच्चे को दिखाया है, तो बच्चा यदि उस टमाटर को देख करके कहता है कि टमाटर है, ये सेव दिखाकर कहता है कि ये सेव है, तो इसका मतलब हमने पहले दिखाया है, बाद में उसको कहना उच्चारण सिखाया है। वो तो देखो कहो विधि कहती है। अनुध्वनि विधि। अनुध्वनि विधि क्या कह रही है कि इसमें एक समान उच्चारण वाले शब्द का एक साथ ही सिखाए जाते हैं। इसमें शिक्षक एक शब्द कहता है और छात्र उसका अनुकरण करते हैं। यह विधि भाषाओं के लिए उपयुक्त विधि है। यह विधि भाषाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त विधि है। अनुध्वनि विधि। अनुध्वनि विधि यह कहती है
कि जो ध्वनियां बोल रहे हैं उसके पीछे अनुकरण करना अनुध्वनि कहलाती है। ये क्या है, अनुकरण करने वाली ध्वनि है। शिक्षक एक शब्द कहता है और छात्र उसका अनुकरण कर रहे हैं, ये छात्र कुछ कह रहे हैं तो उसका अनुकरण जो है छात्र कर रहे हैं। छात्रों के द्वारा कहना भी छात्र अनुकरण कर रहे हैं और अध्यापक के द्वारा कहा हुआ भी छात्र अनुकरण कर रहे हैं। तो यानी अनुध्वनि विधि मतलब अध्यापक के द्वारा कहे हुए शब्दों का अनुकरण करना अनुध्वनि विधि कहलाती है। अध्यापक ने कोई शब्द बोला है तो छात्र उसका अनुकरण कर रहे हैं तो अनुध्वनि विधि कहलाती है। आगे हम बढ़ते हैं इसी के अंदर पठन कौशल के सोपान। अब आते हैं हमारा पठन कौशल के क्या सोपान है। पठन कौशल के प्रतिविज्ञान, अर्धग्रहण, मूल्यांकन और अनुप्रयोग। अब ये चार जो सोपान है इसके चार चरण है। सोपान को हम क्या बोलते हैं, चरण। सोपान को हम चरण बोलते हैं। प्रतिविज्ञान, प्रतिविज्ञान का मतलब ये होता है कि हम जो भूले हुए हैं उसका वापस ज्ञान करना प्रतिविज्ञान कहलाता है। जो भूल गए हैं उस चीज को वापस किसी ने ध्यान कराया, वापस उसका पता लगाया तो प्रतिविज्ञान है। अर्थग्रहण, हम किसी शब्द का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं वो अर्थग्रहण विधि है। मूल्यांकन, किसी भी परिणाम का कोई ना कोई मूल्य होता है, मूल्यांकन कहलाता है। अनुप्रयोग, प्रयोग के बाद उसका अनुकरण किया जाता है, यानी उसके प्रयोग के बाद उसका अनुकरण किया जाता है, वो अनुप्रयोग है। अब आते हैं पठन कौशल की अन्य विधियां। अन्य विधियां क्या क्या बताई गई है पठन कौशल की। पठन कौशल की देखिए अन्य विधियां क्या क्या बता रहे हैं। पठन कौशल की पहले तो जब हमने पढ़ी थी वो विधि अलग है, ये विधि अलग है। उसमें हमने पढ़ा ध्वनि साम्य विधि, वर्ण विधि, फिर अक्षरबोध विधि, ये हमने पढ़ी थी। अब इसके बाद में अन्य विधियां कौन कौन सी है, इसमें वर्णोच्चारण विधि है, सामूहिक विधि है, वाक्य शिक्षण विधि है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि है। तो इसमें वर्णोच्चारण विधि भी वही आई जाती है, अक्षरबोध विधि एक ही बात है। वर्णोच्चारण विधि और अक्षरबोध विधि में ज्यादा अंतर नहीं है। अक्षरबोध विधि और वर्णोच्चारण विधि एक ही है। सामूहिक वाचन अलग है थोड़ा, वाक्य शिक्षण विधि अलग है और भाषा यंत्र विधि अलग है। तो ये जो विधियां हैं ये अन्य विधियां हैं, उन विधियों के अलावा अन्य विधियां भी हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं इसी के अंदर लेखन कौशल के अंतर्गत। अब लेखन कौशल में क्या है, पहला तो ये लिपि विज्ञान है। पहला तो ये लिपि विज्ञान है। लिपि को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब आता है ये मूर्त कौशल, यानी दिख रहा है, ये लेखन दिख रहा है हमारे को, इसलिए मूर्त है। ये अभिव्यक्ति, प्रकट करना, अभिव्यक्ति होती है यानी प्रकट करना होता है। अभिव्यक्ति बोलता है प्रकट करने को। अभिव्यक्त कोई कुछ कर रहे हैं तो उसको मतलब उसका प्रकट कर रहे हैं, है ना, प्रकट करना होता है। भाषा शिक्षण का चतुर्थ एवं अंतिम कौशल है। ये चतुर्थ कौशल भी है और अंतिम कौशल भी है। यह विचार अभिव्यक्ति का साधन व माध्यम होता है। इसमें हम कोई विचार कर रहे हैं वो अभिव्यक्ति का साधन या माध्यम है। ये लेखन कौशल हम विचार अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लिखित के तौर पे बता रहे हैं, वो लेखन कौशल कहलाता है जो लिखित में लिख रहे हैं। लेखन जीविकोपार्जन का साधन है, ये जीविकोपार्जन का भी साधन है लेखन कौशल। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि लेखन कौशल एक लिपि विज्ञान है, मूर्त कौशल है और एक अभिव्यक्ति कौशल है। प्रकट कौशल जिसको बोलते हैं, अभिव्यक्ति का मतलब प्रकट होता है, मूर्त यानी कभी प्रकट होता है। मूर्त यानी प्रत्यक्ष मूर्त, प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है वो मूर्त हो जाता है। तो मूर्त वे प्रत्यक्ष को मानते हैं और अभिव्यक्ति भी प्रकट को मानते हैं। तो मूर्त कौशल भी और अभिव्यक्ति कौशल भी है लेखन कौशल। आगे हम बढ़ते हैं इसी के अंदर उच्चरित ध्वनियों के प्रतीकों के अक्षर या वर्ण कहते हैं, अर्थात भाषा की ध्वनि को लिपिबद्ध करना लेखन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, भाषा को ध्वनियों को लिपिबद्ध करना लेखन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इस चीज को आप याद करें। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं और भाषा के ध्वनि को लिपिबद्ध करना लेखन कहलाता है। लेखन और लिपि में कोई अंतर नहीं है, लेखन को ही लिपि कहते हैं, लिपि को ही लेखन कहते हैं। यहां पर जो हम लेखन कौशल पढ़ रहे हैं वो लिपि कौशल भी एक तरह से, क्योंकि लिपि विज्ञान है, लिपि विज्ञान है इसलिए लिपि कौशल भी है। लेखन और लिपि का शाब्दिक अर्थ भी एक ही है कि लिखने की विधि को लिपि कहते हैं या ध्वनियों के समूह को, ध्वनियों के समूह को लिपिबद्ध करना लेखन कहलाता है। ध्वनियों के समूह को हम लिपिबद्ध करेंगे तो लेखन कहलाएगा। तो लेखन और लिपि का ज्यादा अंतर नहीं होता है। अब आते हैं फ्रोबेल। फ्रोबेल के अनुसार क्या करें, पढ़ने की क्रिया पहले होती है। फ्रोबेल कह रहे हैं पहले पढ़ने की क्रिया होती है और बाद में लिखने की होती है, तो बाद में लिखने की क्रिया होती है। ये फ्रोबेल कह रहे हैं, पहला पॉइंट तो फ्रोबेल ये कह रहे हैं। जबकि इटली वाला जो व्यक्ति है वो क्या कह रहे हैं, इटली वाले दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक मारिया मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी क्या कह रही है कि लिखना पहले और बाद में पढ़ना आता है, सिखाया जाता है।
इनका मतलब इटली के मारिया मोंटेसरी ये कह रही है कि पढ़े लिखेंगे बाद में पढ़ेंगे, पहले लिखना है फिर बाद में पढ़ना है। अब जो है इसके विपरीत फ्रोबेल कहता है पहले पढ़ना है फिर लिखना है। बस इन दोनों में यही अंतर है कि फ्रोबेल कहता है पहले पढ़ना होता है बाद में लिखना होता है, मारिया मोंटेसरी कहती है पहले लिखना है बाद में पढ़ना है। इन दोनों में यही अंतर है। अब मारिया मोंटेसरी क्या कहती है कि 3 वर्ष की आयु के बाद वर्ण रचना सिखाने का समर्थन रखती है। मारिया मोंटेसरी कहती है कि 3 वर्ष के बाद हम जो है वर्णों को सिखाएं और वर्णों के बाद उसको शब्द बनाना सिखाएं। तो मारिया मोंटेसरी ये कह रही है। मारिया मोंटेसरी फ्रोबेल बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो लिखा है जो बताया है वो बहुत फैक्ट बताया है। मारिया मोंटेसरी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था पहले पढ़ने की क्रिया होती है, तो इस तरीके से हमारे को बताया, फिर बाद में लिखने की होती है। मारिया मोंटेसरी कहती है पहले लिखना है बाद में पढ़ना है, वैसे उसके ऊपर फ्रोबेल कहते हैं पहले पढ़ना है बाद में लिखना है। तो मारिया मोंटेसरी भी ये मारिया मोंटेसरी के विपरीत है फ्रोबेल के। तो फ्रोबेल के विपरीत ये कहती है बात पहले लिखना है बाद में पढ़ना है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। ये फ्रोबेल और मारिया मोंटेसरी का आप नाम याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर लेखन कौशल की विधियां। अब ये लेखन कौशल की विधियां क्या है? एक तो अनुकरण विधि, किसी चीज का अनुकरण करना, अनुकरण विधि, पेस्टोलॉजी विधि। फिर मारिया मोंटेसरी विधि है, मोंटेसरी मारिया मोंटेसरी के नाम से है, मारिया मोंटेसरी, मोंटेसरी के नाम से है मारिया मोंटेसरी। जैक्टॉट विधि और सुलेख विधि जिसके अंदर आती है। ये शाब्दिक ये चीजें हैं, ये जो बहुत अच्छा है विधियां। ये विधियां किस विधि में काम में आएगी, कौन सा कौशल किस विधियों के अंतर्गत काम में आता है, तो ये विधियां बताती है। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दोनों कौशल है, पठन और लेखन कौशल, लिपि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। लिपि विज्ञान उसको कहते हैं स्क्रिप्ट साइंस, जिसको बोलते हैं लिपि को की परिभाषा ये होती है कि हम लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। अब उसके बाद मूर्त कौशल है, दोनों कौशल। मूर्त यानी जिसको प्रकट करना, दोनों चीज में प्रकट कर रहे हैं। पठन कौशल में स्वसर वाचन हो रहा है, यानी बोल रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। वो लेखन कौशल में हम लिख करके प्रकट कर रहे हैं, वहां पर बोल करके प्रकट कर रहे हैं। दोनों में यही अंतर है। अब इसके बाद में आता है कि दोनों जो है पठन कौशल जो होता है ग्रहण कौशल कहलाता है। पठन कौशल में अंतर यह है कि हम उसको ग्रहण कर रहे हैं और लेखन कौशल में उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। बस दोनों में यही अंतर है। पठन कौशल में ग्रहण होता है, लेखन कौशल में व्यक्त करना होता है। तो ये जो दोनों कौशल है, आज हमने जो पढ़े हैं लिपि विज्ञान संबंधित कौशल पढ़े हैं, जिसको स्क्रिप्ट साइंस बोलते हैं। और स्क्रिप्ट साइंस बहुत जरूरी है दुनिया के अंदर, यह हमारी हिंदी भाषा के अंदर लिपि विज्ञान का बहुत बड़ा क्षेत्र है। लिपि विज्ञान में स्क्रिप्ट साइंस आती है। इसके अंदर जो हम लिपियां जो पढ़ते हैं, तो लिपियां हर भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है। तो हिंदी भाषा की कोई ना कोई लिपि है, उसका मतलब यह है कि हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है और दूसरी अंग्रेजी भाषा उसको रोमन लिपि में लिखी गई है। तो लिपियों का जो पॉइंट है ये हमारा बहुत जरूरी है। जो लिखने की विधि को लिपि कहते हैं इधर, तो ये है। और इसके साथ साथ हम कंप्यूटर में जाते हैं, तो कंप्यूटर में भी लिपियां होती है, जिसके अंदर जावा लैंग्वेज होती है, प्रोलॉग होती है, और भी पाइथन होती है, C++ होती है, सी होती है। तो मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो वहाँ पर कॉर्पस बहुत सारी चलती है वहाँ पर। तो कंप्यूटर के अंदर भी लिपि के द्वारा लिखने बताया जाता है और यहाँ पर भी लिपि होती है। तो हिंदी भाषा और कंप्यूटर भाषा में ज़्यादा अंतर नहीं है। हिंदी भाषा में जो लिपियाँ हैं देवनागरी लिपि, और उसको कनेक्ट करके हम यदि जावा लैंग्वेज में कनेक्ट कर दें तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। तो वहाँ पर कंप्यूटर में भी लिपियाँ होती है, तो उसके अंदर भी हमें जानकर रखनी है। तो ये जावा है, प्रोलॉग है, कॉर्पस है, या फिर और भी पाइथन है, इत्यादि जो भी लैंग्वेजेस जो चलती है वहाँ कंप्यूटर के अंदर चलती है। और हमारी जो हिंदी के अंदर जो देवनागरी लिपि चलती है, इसके माध्यम से हम जो है इन दोनों को कनेक्शन हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसके द्वारा सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। तो आज का टॉपिक लिपि विज्ञान था। लिपि विज्ञान के टॉपिक के बाद हम कल के लिए आप कल नया टॉपिक लाएंगे। वेरी वेरी थैंक्स। आप कल फिर मिलते हैं, आपसे नया टॉपिक ला करके कल एक नया टॉपिक आपके सामने पेश होगा। थैंक्स।